राकेश और विनोद पानी पूरी का ठेला लेकर ठंड में कांपते हुए घर जा रहे होते हैं। पिताजी, जब से ठंड आई है हमारी पानी पूरी तो बिकनी ही बंद हो गई। मैं तो कहता हूँ अब हम शहर चलते हैं। जब तक ठंड रहेगी हम शहर में ही रहकर काम करेंगे। हाँ, सही बोल रहा है तू। एक बार घर में भी बात कर लेते हैं। विनोद और राकेश ठेला लेकर अपने घर जाते हैं और शहर जाने की बात करते हैं। पर आप दोनों इस ठंड में शहर चले गए तो हम लोगों का क्या होगा? आप ही दोनों तो हैं जो घर संभाल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ शहर जाना बेवकूफी है। यहीं रहकर जो काम कर रहे हैं वही काम कीजिए ना। वैसे भी अगले साल ठंड में हमारी बेटी की शादी भी है, पैसे भी जोड़ने हैं। शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसीलिए तो शहर जा रहे हैं। ठंड में पानी पूरी नहीं बिकती और शहर जाएंगे तो 2 पैसे हम ज्यादा ही कमाएंगे। विनोद और राकेश के समझाने पर शांति और नेहा उन्हें शहर जाने की परमिशन दे देती हैं और 2 दिन बाद राकेश और विनोद शहर कमाने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 दिन। पिताजी, शहर में तो और भी ज्यादा ठंड है और हमें नौकरी भी नहीं मिली। सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। अरे बेटा, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जहां एक तरफ शहर में नौकरी न मिलने की वजह से विनोद और राकेश परेशान थे, तो वहीं घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। और इसी बीच गोलू अपनी माँ और दादी से पानी पूरी खाने की जिद करता है। माँ, कितने दिन हो गए मैंने अपनी पूरी नहीं खाई। आज पानी पूरी थोड़ी सी बना दो ना मेरे लिए। हाँ भाभी, आज तो मेरा भी इस ठंड में पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। बहू, तू एक काम कर, सिर्फ कविता और गोलू के लिए थोड़ी सी पानी पूरी बना दे। शांति के कहने पर नेहा गोलू और कविता के लिए थोड़ी सी पानी पूरी बनाती हैं, जिसे खाकर कांपते हुए गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये गरम गरम पूरी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर पानी बहुत ठंडा है। हम जैसे पानी गरम करके पीते हैं वैसे ये मसाले वाला थोड़ा सा पानी गरम कर दो ना। गोलू, पानी पूरी की पानी ठंडा ही होता है। रहने दो कविता, तुम्हारा भतीजा नहीं मानने वाला। मैं पानी पूरी का पानी थोड़ा सा गर्म ही कर देती हूँ। जब इसे अच्छा नहीं लगेगा तब ये खुद ही जिद छोड़ देगा। गोलू की जिद करने पर नेहा थोड़ा सा पानी पूरी का पानी गर्म कर देती है और ताजा ताजा पूरी निकाल कर गर्म पानी से गोलू को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर गोलू को बहुत अच्छा लगता है। माँ, इस ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया। एक बार आप भी टेस्ट करके देखो ना, ये गरम गरम पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ भाभी, गोलू बिल्कुल सच कह रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ठंड में अगर हम गर्मा गर्म पानी पूरी खाएंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जब तक भैया और पापा गांव वापस नहीं आ जाते, इस ठंड में आप और माँ मिलकर ठेले पर छोटा सा गैस सिलेंडर रखकर गरम गरम पानी पूरी बेचो। कविता और गोलू के कहने पर शांति और कविता भी गर्मा गर्म पानी पूरी टेस्ट करती है और उन्हें भी उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब क्या था, अब उन्हें कविता का आइडिया बेहद पसंद आता है और 2 दिन बाद दोनों सास बहू मिलकर एक छोटा सा गैस सिलेंडर लेकर आती हैं और अपनी पानी पूरी के ठेले पर रखकर बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाती है। आओ आओ, इस ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी के मजे लो। ये मैं क्या सुन रही हूँ, ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही सुन रही हो। हम तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें पूरियां तल कर देंगे और ये पानी हमने गैस पर रखा है जो हल्का हल्का गर्म है। इसे खाने से तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। उस औरत को गर्मा गर्म ठंड में पानी पूरी की बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है और दोनों सास बहू के कहने पर वो उनसे उनकी गर्मा गर्म पानी पूरी खाती हैं। जहां नेहा उसकी आंखों के सामने सूजी की पूरियां तेल में छान कर निकालती है और प्लेट में सजाकर उसमें पानी पूरी के गर्म पानी को डालकर परोसती है, जिसे खाकर उसे बहुत मजा आता है। अरे वाह बहन, इस ठंड में इतने स्वादिष्ट गर्मा गर्म पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया। आंटी, मुझे गर्मा गर्म पानी पूरी के नाम से ही हैरानी हो रही है और आप इस पानी पूरी की इतनी तारीफ कर रही हैं। बेटा, एक बार तुम भी खाकर देखो, तुम्हारी हैरानी भी चुटकियों में ही खत्म हो जाएगी। उस औरत के कहने पर वो लड़की भी दोनों सास बहू से उसकी पानी पूरी लेती है और उसे भी पानी पूरी बेहद पसंद आती है, जिसके बाद एक एक करके ग्राहक पानी पूरी खाने आते हैं और दोनों सास बहू की गर्मा गर्म पानी पूरी की तारीफ करके जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू जब अपने गर्मा गर्म पानी पूरी बेच रही होती हैं, तभी वहां पुलिस आती है और आसपास खड़े सभी ठेले वालों का ठेला गिरा देती है और उन्हें वहां से भगाने लगती है। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों इतनी ठंड में हमारी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं? यहाँ से नेता की रैली निकलने वाली है और तुम रास्ते पर पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो। रास्ता खाली करो, 1 हफ्ते तक यहाँ कोई ठेला नहीं लगाएगा। माँ जी, रहने दीजिए, इनसे विनती करने का कोई फायदा नहीं। अब से हम यहाँ पर पानी पूरी का ठेला लगाएंगे ही नहीं।
हम रोड के दूसरी तरफ लगाएंगे। नेहा पुलिस वाले के सामने ही उसे चुनौती दे देती है और अगले दिन दोनों सास बहू रोड के दूसरी साइड में पानी पूरी का ठेला लगाती है और वहां ठेला लगाते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे अच्छा हुआ आप सभी ठेले वाले इस तरफ आ गए सामान बेचने के लिए। माना कि यहाँ रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, ठंड में ठेला लाने में ले जाने में दिक्कत होती है, पर हम मजदूर को रोड के उस पार जाकर खाना खाने में बड़ी परेशानी होती थी। यहाँ पर आसपास में फैक्ट्री, कंपनियां, ऑफिस हैं। अगर आप इस साइड पानी पूरी, चाउमीन, मोमोज बेचोगे तो कमाई भाई बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ भैया, सही कहा आपने। वैसे आपके लिए कितने प्लेट पानी पूरी लगा दूं? वैसे आज से पहले मैंने कभी भी गर्मा गर्म पानी पूरी नहीं खाई, पर इसकी खुशबू भी बहुत लाजवाब है, इसलिए अभी आप सिर्फ मुझे एक ही प्लेट देना। अगर अच्छी लगी तो दोबारा ले लूंगा। इस तरह वो आदमी एक प्लेट पानी पूरी खाता है। उसे वो पानी पूरी इतनी अच्छी लगती है कि वो अपनी फैक्ट्री में जाकर अपने सभी मजदूरों को दोनों गरीब सास बहू की पानी पूरी के बारे में बताता है। समय यूं ही बीतता है और अब दोनों सास बहू के ठेले पर काफी भीड़ रहने लगती है। ऐसे ही एक रात जब ठंड में कांपते हुए दोनों सास बहू ठेला खींचकर अपने घर जाती हैं तो वो देखती हैं कि घर पर एक सेठ बैठा है और कविता उसे चाय पानी दे रही है। माफ करना भाई साहब, पर आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। अरे बहन, मुझसे ही पूछ लो। मैं सेठ धनराज हूँ, तुम्हारा बगल वाले गांव में ही रहता हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हारी पानी पूरी खाई तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में गर्मा गर्म मेहमानों को पानी पूरी दो। बदले में तुम्हें तुम्हारी एक दिन की दिहाड़ी और मेहनत के पैसे मिल जाएंगे, पूरे 60,000 रुपए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद आशा और नेहा के घर चलकर आती है, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को अपना लेते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सास बहू सेठ की बेटी की शादी में आए मेहमानों को गर्मा गर्म पानी पूरी सर्व करती हैं। ठंड में अगर इस तरह गर्मा गर्म पानी पूरी रोज खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं। भैया, अगर आपने पानी पूरी खा ली तो काउंटर छोड़ दो ना, मुझे भी खाना है। बैंक्वेट में काफी बड़े बड़े लोग आए थे जो उनके हाथों की गर्मा गर्म पानी पूरी खाकर मदहोश हो जाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों सास बहू के पास बाहर से काम आने लगता है, जिस वजह से वो अपना ठेला हटाकर अपनी छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और अपने पतियों को फोन करके गांव में बुला लेते हैं। अब विनोद और राकेश अपनी दुकान संभालते हैं। अरे भैया, तुम्हारे पास तो लाइन ही नहीं खत्म हो रही। हम आपके पास खड़े होकर पानी पूरी खाना पड़ेगा या आप हमारी टेबल पर ही गर्मा गर्म पानी पूरी लगा दोगे? भैया, हम तो टोकन के हिसाब से पानी पूरी बेचते हैं। इनका नंबर जब खत्म हो जाए तो आप यहाँ आ जाना अपनी फैमिली के साथ। इस तरह दुकान के अंदर राकेश और विनोद बैठकर अपना पानी पूरी का काम करते हैं, तो वहीं दोनों सास बहू बड़े बड़े लोगों से मिलकर पानी पूरी का ऑर्डर लेती हैं और इस तरह दोनों सास बहू गरीब गर्मा गर्म पानी पूरी सास बहू के नाम से फेमस हो जाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और कविता का शादी का दिन आ जाता है। अरे भैया, इस जगह पर मैं अपनी गर्मा गर्म पानी पूरी लगाऊंगी। इस तरह ठंड में मेहमान आते ही होंगे, अगर उन्हें मेरे हाथों की पानी पूरी खाने को नहीं मिली तो वो निराश हो जाएंगे। नेहा बहू, अब तो तू करोड़पति हो गई है, गांव में सबसे अमीर औरत। तुम दोनों सास बहू के रूप में फेमस हो गई हो, बड़े बड़े काम लेती हो। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सके। क्यों नहीं अम्मा, पर बदले में आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा। आज मेरी नंद की शादी है और मैं चाहती हूँ इस शादी में आए सभी अमीर लोग मेरी पानी पूरी टेस्ट करें और मैं अपना गर्मा गर्म पानी पूरी का बिजनेस ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने इस काम को विदेश में भी चला सकूं। सुमन, तुम यहाँ दुकान के अंदर क्या कर रही हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। और ये सब क्या है? आप लोग आ गए? मैं तो आप लोगों को ही बुलाने के लिए आ रही थी। वो क्या है ना, मैं अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही हूँ। देखिए मैंने कितना कुछ बनाया है। ऊपर रसोई बनी हुई है ना, फिर तुम यहाँ नीचे दुकान में क्यों अपनी पहली रसोई का काम कर रही हो? वो माँ जी, घर में रसोई बने होने के बाद भी क्यों सुमन अपने ससुराल के नीचे बनी राशन की दुकान पर यूं इस तरह अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भाई साहब, आपका 4 किलो आटा, 3 किलो चावल और 2 तेल के पैकेट 400 रुपए हुए। पिताजी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। कब से काम में लगे हुए, आज खा लीजिए अपनी बड़ी बहू के हाथ का। कल से तो आपको अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना खाना है। अरे बहू, तुम भी ना, खाना तुम बनाओ या छोटी बहू, स्वाद तो दोनों के हाथ में है। माया बहू, जरा ऊपर तो आना। आप खाना खाइए, मैं माँ जी के पास से होकर आती हूँ।
जी माँ जी, बुलाया आपने? बहू, मैंने शगुन का कुछ सामान तुझे दिया था, कहाँ है वो? माँ जी, वो तो मैंने रसोई में रख दिया था, आप रुकिए मैं लेकर आती हूँ। माया जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई का पाइपलाइन लीक हो गया और चारों तरफ पानी फैल रहा है कि तभी वहाँ सोमवती भी आ जाती है। ये भगवान बहू, ये पूरी रसोई में पानी पानी कैसा हो गया? वो देखिए, सिंक के पास लगा पाइपलाइन लीक हो रहा है। अब क्या करें, हम घर में इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं कि प्लम्बर को भी बुलाने का समय नहीं है। जब तक आकाश को बोलकर मैं इसे ठीक करवा देती हूँ। समय गुजरता है और सोमवती के छोटे बेटे आकाश की सुमन नाम की लड़की से शादी हो जाती है और आज सुमन के ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आज तक इतने लोगों को मैंने अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाया है जो सभी को काफी पसंद भी आया है, लेकिन मेरी असली परीक्षा तो आज है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले मीठे में खीर बना लेती हूँ और खीर के लिए दूध मेवा नीचे दुकान से ले आती हूँ। सुमन घर के नीचे बनी राशन की दुकान में आती है और खीर बनाने का सामान लेकर जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरी रसोई में पानी फैला हुआ है। पूरी रसोई में इतना सारा पानी कैसे फैल गया? कहीं किसी को ये ना लगे कि नई बहू के आने से अपशगुन हो गया, अब क्या करूं? सुमन ये सब देख काफी परेशान होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, नीचे दुकान में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेती हूँ। दुकान काफी ज्यादा बड़ी है तो आराम से खाना बना लूंगी। सुमन बारी बारी कर राशन के डिब्बे, बर्तन और आखिर में गैस सिलेंडर नीचे दुकान में ले आती है और खाना बनाने लगती है। वहीं ऊपर घर में सभी लोग उठ जाते हैं। अरे आकाश, सुमन बहू कहाँ रह गई? अभी तक सो रही है क्या? सुमन तो अपने कमरे में नहीं है। जब मैं उठा तो वो कमरे में थी ही नहीं। मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ होगी, कहीं वो रसोई में तो नहीं है। सभी लोग जैसे ही रसोई में जाते हैं तो उन्हें वहाँ सुमन भी नहीं मिलती। साथ ही रसोई में गैस सिलेंडर, बर्तनों को ना देख, हे भगवान, रसोई का सामान कहाँ है? कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई? लेकिन ऐसे कैसे? घर के सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं। ये दुकान से आवाज कैसी आ रही है? लगता है चोर नीचे ही छुपे हैं। सभी लोग सीढ़ियों पर दबे कदम रखते हुए जैसे ही नीचे दुकान में आते तो देखते हैं कि सुमन दुकान के अंदर बैठकर खाना बना रही है। सबके पूछने पर सुमन, वो माँ जी, ऊपर रसोई में पानी पानी हो रहा था और मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म भी करनी थी, इसलिए मैं नीचे दुकान में आकर खाना बना रही थी। कोई बात नहीं बहू, तुमने समझदारी दिखाते हुए अच्छा काम किया है। चलो, दुकान खोलने का भी समय हो गया है। आकाश, शाम तक प्लम्बर को बुलाकर रसोई ठीक करवा दे। सभी लोग दुकान में ही बैठ जाते हैं। कैलाश हर रोज की तरह ग्राहकों को सामान दे रहा था। वहीं सुमन को दुकान के अंदर खाना बनाता देख ग्राहक काफी हैरान होते हैं। अरे ये क्या कैलाश जी, आपकी बहू दुकान में खाना बना रही है? आज बहू की पहली रसोई की रस्म है। ऊपर रसोई में पानी का पाइप लीक हो गया था तो बहू यहाँ नीचे दुकान में खाना बना रही है। सोमवती बहन, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। क्या बना रही है आपकी बहू पहली रसोई में? वो तो आएगी ही ना, हमारी छोटी बहू शेफ जो है। तुम भी बहू के हाथ की बनी स्वादिष्ट खीर खाओ। हाँ जी काकी, ये लीजिए, मैंने मखाने वाली खीर बनाई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। वो ग्राहक सुमन की बनाई हुई खीर खाती है। अरे वाह सुमन बहू, तुमने तो बड़ी लजीज खीर बनाई है। मैं सालों से मखाने वाली खीर बनाती आ रही हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक नहीं आया। ये लो, मेरी तरफ से शगुन रखो। जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता तो उसे सुमन के बनाए हुए खाने की खुशबू मोह लेती, जिससे हर कोई उसके हाथ का खाना चखता है। बहू, लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे हाथों में सच में माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। अपनी समझदारी दिखाते हुए तुमने सबसे पहले दुकान में ही खाना बनाने का सारा इंतजाम किया और इतना अच्छा खाना भी बनाकर तैयार कर दिया। मेरा तो दिल खुश हो गया छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर। भाभी, आप इतनी अच्छी शेफ है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो आप यहाँ हमारी दुकान के बाहर अपना छोटा सा ठेला या खाने पीने की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? हमारे बगल वाली दुकान भी कब से खाली है। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम वहाँ पर अपना ये काम शुरू कर सकती हो। आसपास काफी सारी फैक्ट्रियां भी है, मजदूर भी आराम से खाने के लिए आ जाया करेंगे। आप कह तो ठीक रहे हैं, घर के काम के बाद वैसे भी काफी समय बचता है, तो मैं उसमें यही काम कर लेती हूँ। जहाँ सभी सुमन के हाथ का खाना खाकर काफी खुश थे और उसे दुकान खोलने की सलाह दे रहे थे, वहीं माया ये सब देख, मुझे सिलाई करने का शौक है, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे तो कभी बुटीक खोलने के लिए नहीं बोला, और ये कल की आई हुई के लिए दुकान खुलवा रहे हैं। 2-3 दिन की तैयारी के बाद आखिरकार सुमन अपनी ससुराल की बगल वाली दुकान में ही अपने खाने की एक छोटी सी दुकान खोल लेती है और कम पैसों में ही ग्राहक को काफी अच्छा खाना भी मिलता है, जिसे देख माया, बड़ा शौक है ना सभी को अपने हाथ का खाना खिलाकर तारीफें बटोरने का। अब देखती हूँ कैसे खाना बनाती है।
माया जानबूझकर रसोई का पाइपलाइन खराब कर देती है, जिससे एक बार फिर रसोई में पानी भर जाता है। ये क्या, पानी फिर दोबारा लीक होने लगा? इन्होंने 2 दिन पहले ही तो पाइपलाइन ठीक करवाई थी। लगता है दोबारा से नीचे दुकान में खाना बनाना पड़ेगा। सुमन ने अपनी पहली रसोई की रस्म तो दुकान में आराम से कर ली थी, लेकिन अब आए दिन दुकान में खाना बनाना सुमन के लिए भारी पड़ रहा था। बहू, तुम रोज दुकान में ही खाना बना रही हो, ग्राहकों को सामान देने में भी काफी परेशानी हो रही है। क्या करूं पिताजी, ये 2 बार पाइपलाइन ठीक करवा चुके हैं, लेकिन हमेशा खराब हो जाती है। और अगर अब दुकान में खाना नहीं बनाऊंगी तो ग्राहकों को खाना कैसे दूंगी? बड़ी आई थी शेफ, अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। हर 4 दिन में पाइपलाइन खराब होने के साथ साथ माया सुमन के खाने में भी कुछ न कुछ गड़बड़ कर दिया करती थी, जिससे जो ग्राहक पहले सुमन के खाने की खुशबू सूंघते ही चले आते थे, वही सुमन इस बात से पूरी तरह अनजान थी। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के पापों का घड़ा भरता है तो बुरी तरह फूटता है। माया हर रोज की तरह किचन की पाइपलाइन खराब कर ही रही होती है कि तभी सोमवती सुमन के साथ रसोई में आ जाती है। माया, ये तो क्या कर रही है? इसका मतलब आज तक रसोई की पाइपलाइन तू खराब कर रही थी? बार बार रसोई की पाइपलाइन का खराब होना और मेरे खाने में मिर्च मसाले ज्यादा होना, इसके पीछे आप थी भाभी। आपने अपनी देवरानी के साथ ऐसा किया, लेकिन क्यों? अब मैं समझी, तू सुमन बहू से जल रही थी ना कि वो तुझसे कितना अच्छा खाना बनाती है। सुमन बहू के हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी। ये खाना बेचकर जो मैं पैसे कमा रही थी, वो मैं अपने लिए नहीं कमा रही थी, बल्कि आपके लिए कमा रही थी। मैं जानती हूँ कि आपको सिलाई का कितना शौक है। मैं बहुत जल्दी पैसे जोड़कर आपकी मदद करते हुए एक बुटीक खोलना चाहती थी, जिससे आपका भी मन लगा रहे। जिस देवरानी के साथ माया इतना बुरा कर रही थी, उसकी असलियत जानकर माया को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। मुझे माफ कर दो माया, अपनी जलन के कारण मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। आज के बाद मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। माया को अपनी गलती का एहसास होता देख सोमवती और सुमन उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद माया अब सुमन की खाना बनाने में हमेशा मदद करती है। वहीं जल्द ही सुमन की मदद से माया भी अपना बुटीक खोल लेती है और दोनों देवरानी जेठानी प्यार मिलाप के साथ हंसी खुशी रहती हैं।